हाय गाइस, वेलकम टू अनिरोही। आप सभी का स्वागत है जुजुत्सु काइजन सीजन 3 में। जी हाँ गाइस, सीजन फाइनली रिलीज हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम इस सीजन के पहले एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत काफी इंटेंस एक्शन से होती है। यहाँ हमें यूजी दिखाई देता है जो एक बहुत ही बड़ी कर्स एनर्जी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। इतनी पावरफुल एनर्जी का सामना करते हुए भी वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता। इस सीन में खास तौर पर यूजी की कूल पर्सनालिटी को दिखाया गया है। वो आराम से चॉकलेट खाते हुए उस कर्स एनर्जी से बचने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो कर्स एनर्जी आखिरकार यूजी को पकड़ लेती है और उसे जोर से एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर फेंक देती है। इस टक्कर की वजह से यूजी को थोड़ी चोट लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो कर्स एनर्जी उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक एक अननोन व्यक्ति वहां आता है और उस कर्स एनर्जी पर हमला करके उसे वहीं खत्म कर देता है। यहाँ रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सभी का फेवरेट ऑरा फार्मर यूटा है। हालांकि सिचुएशन यहीं पर और ज्यादा शॉकिंग हो जाती है क्योंकि यूटा अब अपनी तलवार से यूजी पर हमला करने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लास्ट सीजन में हमें दिखाया गया था कि यूटा को सुकुना की वेसल यानी यूजी को मारने का ऑर्डर दिया गया था। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है जहां हमें जेनिन क्लैन के अंदर हो रही एक मीटिंग दिखाई जाती है। इस मीटिंग का मकसद ये डिसाइड करना है कि जेनिन क्लैन का अगला हेड कौन होगा। पिछले सीजन में जेनिन क्लैन के हेड नाओबितो जेनिन की मौत हो चुकी थी। इसी मीटिंग में नाओया जेनिन की एंट्री होती है जो कि एक स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर है। वहां पहुंचते ही वो ओगी और जिनिची जेनिन को देखता है। उसे लेट देखकर वो दोनों उसे टोकते हैं। इस पर नाओया जवाब देता है कि उसके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हिसाब से ये पहले से तय है कि जेनिन क्लैन का अगला हेड वही बनेगा क्योंकि उसके सभी बड़े भाई बेकार हैं। नाओया की ये बातें सुनकर ओगी और जिनिची नाराज हो जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइट ज्यादा सीरियस लेवल तक नहीं जाती। तभी एक आदमी वहां आता है और सबको बताता है कि अगला हेड किसे बनाया गया है। वो बताता है कि जेनिन क्लैन के प्रीवियस हेड नाओबितो मरने से पहले एक लेटर छोड़ गए थे जिसे पढ़कर सुनाना जरूरी है। लेटर पढ़ते हुए वो बताता है कि नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का 27th हेड बनाया गया है। टोक्यो जुजुत्सु वर्ल्ड और जेनिन क्लैन से जुड़े जितने भी एसेट्स और कर्स टूल्स हैं वो सभी नाओया को मिलेंगे, लेकिन इन एसेट्स को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए उसे ओगी और जिनिची जेनिन की परमिशन लेना जरूरी होगा। ये सुनते ही नाओया गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे वो आदमी ये भी बताता है कि अगर किसी वजह से गोजो सतोरू मारा जाता है या फिर वो अपनी खुद की इच्छा से काम करने की एबिलिटी खो देता है तो ऐसे सिचुएशन में तोजी फुशिगुरा के साथ किया गया प्लेज एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेगुमी फुशिगुरा को जेनिन क्लैन में शामिल किया जाएगा और आगे चलकर उसे जेनिन क्लैन का अगला हेड बना दिया जाएगा। ये सुनते ही नाओया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो वहां से जाते हुए बोलता है कि ये ऐसे नहीं चलेगा। उसके हिसाब से मेगुमी तो अभी सिर्फ एक बच्चा है और उसे कुछ भी नहीं पता। ऐसे में वो आखिर जेनिन क्लैन का हेड कैसे बन सकता है। इसके बाद नाओया अपनी नौकर से पूछता है कि अभी मेगुमी कहाँ है और वो क्या कर रहा है। नौकर बताती है कि उसे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन उसने सुना है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है जहाँ उसे यूजी इताबी को ढूंढने का काम दिया गया है। ये सुनकर नाओया पूछता है कि यूजी कौन है। इस पर नौकर बताती है कि यूजी दरअसल सुकुना की वेसल है। नाओया ये सुनते ही बोलता है कि अगर ऐसा है तो ये बात हायर अप्स तक पहुंचा सो कि वो खुद जाकर सुकुना की वेसल को मार देगा। उसके हिसाब से इस समय मेगुमी भी यूजी के साथ ही होगा, इसलिए वो दोनों को एक ही बार में खत्म कर देगा। नाओया आगे कहता है कि इस समय टोक्यो पूरी तरह से डीमन इन्फेस्टेड हेल बन चुका है। वहां लोग कहां और कैसे मरते हैं इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए वो मेगुमी को मारकर ही जेनिन क्लैन का अगला हेड बना रहेगा। अब कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है जहां में यूजी दिखाया जाता है। वो अभी भी शिबुया इंसिडेंट को याद कर रहा होता है। उसे याद आता है कि उस इंसिडेंट में किस तरह नोबारा मारी गई थी, ननामी भी मारे गए थे और सुकुना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से कितने सारे लोग मारे गए थे और कितनी भयानक तबाही मची थी। इन सारी बातों को याद करके यूजी काफी डिप्रेस्ड सा बैठा होता है। तभी वहां चोसो आता है और उससे पूछता है कि उसकी इंजरीज कैसी हैं। यूजी जवाब देता है कि वो ठीक है और शायद ये सुकुना की वजह से है। उसे फील हो रहा होता है कि सुकुना की ताकत धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इस पर चोसो कहता है कि यूजी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो वापस जुजुत्सु हाई जा सकता है। वैसे भी उसे जाकर शोसो की बॉडीज रिकवर करनी है। इस पर यूजी जवाब देता है कि वो चोसो की वजह से वहां नहीं रुका है। असल में सुकुना इस समय मेगुमी से जुड़ी कोई प्लानिंग कर रहा है। साथ ही सुकुना ने यूजी का यूज करके बहुत सारे लोगों को मारा है और इसी वजह से यूजी नहीं चाहता कि और ज्यादा लोग हर्ट हों। इसी कारण से वो ज्यादा लोगों के करीब नहीं जाना चाहता। इसके बाद यूजी चोसो से पूछता है कि क्या उसे उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि उसने उसके भाइयों को भी मारा है। इस पर चोसो कहता है कि इसमें कोई बात नहीं है, ये सब बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। चोसो कहता है कि अगर वो लोग उसकी जगह होते तो शायद वही करते जो वो कर रहा है। वो बोलता है कि हम अपनी गलतियों को माफ कर सकते हैं क्योंकि आखिरकार हम भाई हैं। इस पर यूजी जवाब देता है कि ठीक है, अब चलो और ज्यादा से ज्यादा कर्सेस को खत्म करते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों बाहर निकल आते हैं। यहाँ यूजी ताली बजाता है, जिससे काफी सारे कर्सेस उसका पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान पानी के अंदर से भी कई पावरफुल कर्सेस निकलकर यूजी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि यूजी नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा पावरफुल है, वो काफी तेज दौड़ते हुए उन कर्सेस से दूरी बना लेता है। यूजी जानबूझकर ये कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा कर्सेस उसके पीछे आएं। इस सीन में हमें एक बार फिर शानदार एनिमेशंस देखने को मिलती हैं। सच में एनिमेटर्स ने कमाल का काम किया है और कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करना तो बनता ही है। कुछ ही पलों में यूजी के पीछे कर्सेस की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद वो सभी को अपने पीछे भगाते हुए एक टनल के अंदर ले आता है। टनल के अंदर थोड़ी दूर जाने पर हमें पता चलता है कि चोसो वहीं पहले से वेट कर रहा था। जैसे ही यूजी इशारा करता है, चोसो अपने ब्लड आर्ट का यूज करके उन सारी कर्स एनर्जीज को आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक एक और बहुत ही पावरफुल कर्स एनर्जी सामने आती है, जो सीधा चोसो पर हमला करने वाली होती है। हालांकि चोसो बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि यूजी उसे बचा लेगा। और ऐसा ही होता है। यूजी आगे बढ़कर उस कर्स एनर्जी पर एक बेहद पावरफुल पंच मारता है और उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर चोसो भी काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। वो कहता है कि यूजी का कर्स एनर्जी पर कंट्रोल काफी अच्छा है, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। उसके मुताबिक यूजी सच में एक रियल डीमन गॉड है और वो अभी तक पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुआ है। चोसो तारीफ करते हुए कहता है कि आखिरकार यूजी उसका छोटा भाई जो है। इस पर यूजी पूछता है कि वो उसे कितनी बार भाई कहेगा। चोसो जवाब देता है कि जितनी बार पॉसिबल हो सकेगा वो उसे भाई बुलाएगा, क्योंकि वो सच में भाई हैं। इसके बाद चोसो यूजी से पूछता है कि क्या उसने अपने पिता का फोरहेड देखा है, वहां भी स्टिचेस थे, है ना? तभी अचानक हम देखते हैं कि नाओया वहां पहुंच चुका है। चारों तरफ देखकर वो कहता है कि लगता है मेगुमी अभी तक यहाँ नहीं आया है। इसके बाद वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो और भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर यूजी पूछता है कि उन्हें भागने की जरूरत क्यों है। नाओया जवाब देता है कि शायद यूजी को पता नहीं है कि अब गोजो सतोरू मौजूद नहीं है, यानी उसकी प्रोटेक्शन खत्म हो चुकी है। इसी वजह से यूजी को मारने के ऑर्डर्स सभी को दे दिए गए हैं। नाओया साफ शब्दों में कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजी जिंदा रहता है या मर जाता है। असल में उसका असली टारगेट मेगुमी है, लेकिन यूजी जैसे एक अनजान इंसान को भी वो रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। नाओया कहता है कि ऐसे पर्सन को जिंदा छोड़ना भी सही नहीं रहेगा। इस पर यूजी उससे पूछता है कि उसे मेगुमी से आखिर क्या काम है। नाओया साफ साफ जवाब देता है कि वो मेगुमी को मारना चाहता है, हालांकि उससे पहले उसे एक चीज पर मेगुमी की साइन चाहिए। वो ये भी बताता है कि मेगुमी खुद यूजी को ढूंढ रहा था, इसलिए उसे लगा कि मेगुमी यूजी के साथ ही होगा, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि वो गलत सोच रहा था। इतना कहने के बाद नाओया अचानक से एकदम यूजी के पास पहुंचता है और उसे जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर यूजी भी गुस्से में आ जाता है और अब वो भी उससे लड़ने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नाओया तो चोसो को बिल्कुल रेल बना देता है। वो आराम से अपना हेयर स्टाइल ठीक करते हुए सिर्फ एक हाथ से चोसो को लगातार थप्पड़ और मुक्के मार रहा होता है। इतनी डिसरिस्पेक्ट देखकर कोई भी ना सहे और यूजी भी ऐसा ही करता है। वो तुरंत उठकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूजी और चोसो मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं, जिससे नाओया का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। इसके बाद यूजी कहता है कि नाओया काफी तेज है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब सा लग रहा है। इस पर चोसो जवाब देता है कि हाँ, शायद वो कोई टेक्निक यूज कर रहा है। तभी नाओया खुद बोलता है कि उसने उन दोनों को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उसके मुताबिक वो जितना सोच रहा था उससे कहीं बेहतर निकले। वो मन ही मन सोचता है कि अब उसे समझ आ गया है कि यूजी कौन है, लेकिन उसके साथ खड़ा ये दूसरा बंदा आखिर है कौन। वो ये भी सोचता है कि दोनों से एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अचानक से उस एरिया में एक बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस महसूस होने लगती है। ये प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि यूजी को एक पल के लिए लगता है कि कहीं गोजो वापस तो नहीं आ गए, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद यूजी समझ जाता है कि ये प्रेजेंस गोजो की नहीं बल्कि यूटा की है। यूटा अब यूजी को मारने के लिए वहां पहुंच चुका होता है। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर यूटा बोलता है कि यूजी तो अकेला नहीं है। वहीं यूजी और चोसो दोनों ही यूटा को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है। लेकिन चोसो को जल्दी ही समझ आ जाता है कि ये आदमी यूजी को मारने आया है, क्योंकि यही यूजी का एग्जीक्यूशनर है।
इसके बाद यूटा अचानक से छलांग लगाकर सामने आता है। उसकी जंप इतनी पावरफुल होती है कि जहां वो लैंड करता है वो जगह ही टूट जाती है। सिर्फ हल्की सी लैंडिंग के बाद ही वो अपनी तलवार निकाल देता है और सबसे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर नाओया तुरंत बोलता है कि रुक जाओ, वो उनकी ही साइड में है। वो यूटा से पूछता है कि क्या वो यूटा ओकुत्सु है। ये नाम सुनते ही यूजी को याद आता है कि मेगुमी ने उसे यूटा के बारे में बताया था कि वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल गोजो की तरह। ये जानकर यूजी भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद यूटा नाओया से पूछता है कि आखिर वो कौन है। जवाब में वो बताता है कि वो नाओया जेनिन है और माकी का कजन है। वो ये भी कहता है कि यूटा की तरह उसे भी ऑर्डर्स मिले हैं। यूजी को मारने के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। ये सब देखकर चोसो अब यूजी से कहता है कि उन्हें यहां से निकलना होगा। उसके मुताबिक नाओया की स्पीड काफी ज्यादा हाई है और उसके पास कई तरह की ट्रिक्स भी हैं। उससे भागने का कोई खास फायदा नहीं होगा, इसलिए चोसो खुद यहीं रुककर उसे रोकने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ नाओया यूटा से डील करता हुआ दिखाई देता है। वो यूटा से कहता है कि वो उनके बीच में नहीं आएगा और चोसो को खुद संभाल लेगा। बदले में अगर यूटा इताडोरी को मार देता है तो नाओया चाहता है कि कुछ समय तक इस बात की जानकारी बॉस को न दी जाए। असल में वो किसी से मिलना चाहता है और यूजी को एक बेट की तरह यूज करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद चोसो यूजी से कहता है कि ये लोग सिर्फ उसे टारगेट कर रहे हैं। वो साफ शब्दों में बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूजी को यूटा से फाइट करने की कोशिश नहीं करनी है, उसे बस यूटा से भागने की कोशिश करनी होगी। चोसो बताता है कि यूटा बिल्कुल गोजो सतोरू की तरह है और अगर यूजी उससे लड़ा तो उसकी मौत तय है। इतना कहकर चोसो यूजी से वहां से जाने को कहता है और बोलता है कि वो लोग जल्द ही पिछली वाली लोकेशन पर मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूटा नाओया की बात मान लेता है और कहता है कि वो चोसो को उसी के हवाले छोड़ रहा है। जैसे ही यूजी ये सुनता है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते ही वो देखता है कि यूटा उसके पीछे आ चुका होता है। ये देखकर यूजी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि यूटा कितना तेज है। उसके मन में सवाल आता है कि कोई तलवार पकड़े हुए इतनी तेजी से कैसे भाग सकता है। वहीं यूजी की स्पीड देखकर यूटा भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि यूजी भी काफी फास्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोसो अपनी पावर का यूज करके यूटा का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाओया उसका प्लान फेल कर देता है। वो चोसो से कहता है कि वो ब्लड मैनिपुलेशन यूज करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसके पास ये टेक्निक क्यों है। नाओया आगे कहता है कि चोसो सिर्फ ब्लड से पियर्सिंग कर सकता है और उसे सही से यूज करने में टाइम लगता है। उसके मुताबिक चोसो का गेम अब यही खत्म होने वाला है। इस पर चोसो जवाब देता है कि नाओया अपनी चिंता करे। वो पूछता है कि उसे क्या लगता है कि क्या वो उसके छोटे भाई को हाथ भी लगा पाएगा। चोसो साफ बोलता है कि वो नाओया को इतनी आसानी से जिंदा नहीं जाने देगा। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जो हमने शुरुआत में देखा था। यहाँ यूटा यूजी पर हमला करके उसे नीचे गिरा चुका होता है। तभी यूजी छलांग लगाकर उसके अटैक से बच जाता है। यूटा दोबारा हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यूजी तेजी से पीछे हट जाता है। ये देखकर यूटा फिर से शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि उसे पूरा यकीन था कि उसका हमला यूजी को लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद यूटा फिर से यूजी पर लगातार कई अटैक्स करता है और यूजी उन सभी अटैक्स को डॉज करता रहता है। लेकिन फिर यूटा एक खतरनाक जंप लगाकर यूजी को पीछे की तरफ रोड पर गिरा देता है। इसके बाद यूटा उससे कहता है कि क्या वो उसके पावर अप को देखकर हैरान हो गया है। वो ये भी बोलता है कि देखने में भले ही वो पावर टाइप का ना लगे, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं है। यूजी भी मन ही मन सोच रहा होता है कि देखने में यूटा के पास फिजिकल पावर कम लगती है, लेकिन फिर भी उसकी कर्स एनर्जी आउटपुट बेहद खतरनाक है। इसकी वजह हमें पहले से पता है, क्योंकि उसके साथ रीका मौजूद है। वहीं यूटा खुद यूजी से कहता है कि सच बताऊं तो इस समय वो कमजोर साइड पर है। यूजी ये सुन के सोचता है कि बात सही है, यूटा के अंदर रॉ पावर की कमी है, लेकिन वो अपनी इस कमी को कर्स एनर्जी के यूज से पूरा कर रहा है। ये तरीका यूजी से बिल्कुल उल्टा है। यूजी के ये थॉट सुन के यूटा बोलता है कि लगता है यूजी ने ये बात नोटिस कर ली है। इसके बाद यूटा एक्सप्लेन करता है कि असल में उसके अंदर गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गोजो के पास 6 साइज है, जिसकी वजह से जब वो अपनी टेक्निक्स एक्टिवेट करता है तो उसकी एनर्जी लॉस ऑलमोस्ट 0 होती है। परफॉर्मेंस के मामले में गोजो अभी भी नंबर 1 है। यूटा बताता है कि उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन गोजो की कभी नहीं होती। इतना बोलने के बाद यूटा कहता है कि अब काफी बातें हो चुकी हैं और अब यूजी को खत्म करने का टाइम आ गया है। ये कहते ही वो अपनी तलवार से यूजी पर दोबारा हमला करता है। वहीं यूजी लगातार उसके अटैक्स को रोकने की कोशिश करता रहता है। फाइट के दौरान यूजी को टोडो की कही हुई बात याद आती है, जहां उसने कहा था कि जितना बेहतर कोई सॉर्सरर होता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है उसकी कर्स एनर्जी के फ्लो को पढ़ पाना। यूजी समझ जाता है कि टॉप टीयर सॉर्सरर्स के पास बेहद प्रिसाइज कर्स एनर्जी कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से आखिरी मोमेंट तक उनके अटैक्स को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता।
हालांकि यूटा के केस में सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि उसके शरीर और उसकी तलवार दोनों से कर्स एनर्जी लगातार राइज हो रही है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूजी उसके मूवमेंट्स रीड नहीं कर पा रहा, बल्कि असली डेंजर ये है कि यूटा का हर एक अटैक उसकी जान ले सकता है। साथ ही यूजी चाहे जितना भी डैमेज कर दे, यूटा उसे तुरंत रिकवर कर लेता है। इसी बीच यूजी को ननामी की आखिरी बात याद आती है, जब उसने मरने से पहले यूजी से कहा था कि वो सब कुछ उसी पर छोड़ रहा है। ये याद करते ही यूजी यूटा से कहता है कि उसे माफ करना, लेकिन वो अभी यहाँ मर नहीं सकता। इसके बाद दोनों फिर से फाइट में लग जाते हैं। यूजी यूटा के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ता है और पास खड़ी एक गाड़ी से एक नाइफ उठा लेता है। उसी वक्त उसे गोजो की कही हुई बात भी याद आती है, जहां गोजो ने बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स वेपन हैंडलिंग को अपना फाउंडेशन बनाकर ट्रेन करते हैं। गोजो ये भी कहता है कि वो नहीं चाहता कि यूजी कर्स एनर्जी कंट्रोल को नेग्लेक्ट करे। गोजो के मुताबिक ये स्किल सीखना यूजी के लिए अभी थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन डीमंस को मारना एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट जैसा होता है, इसलिए अगर मौका मिले तो सीख लेना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यूजी उस नाइफ के अंदर अपनी कर्स एनर्जी डालता है और उसी नाइफ से यूटा की तलवार को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर यूटा यूजी से कहता है कि उसका ज्यादा फोकस उसकी तलवार पर है, ना कि खुद उस पर। ये कहते ही यूटा यूजी के पेट में एक जोरदार किक मार देता है, जिससे यूजी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर यूटा अब अपनी तलवार से उस पर हमला करने वाला होता है। यूटा उसकी तरफ तलवार से वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूजी सामने की तरफ अपना नाइफ कर देता है। हालांकि यूटा की तलवार के दबाव से वो नाइफ टूट जाता है और उसी वार में यूजी भी बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूटा की तलवार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। इस मौके को देखकर यूजी आगे बढ़ता है और एक जोरदार किक मारकर यूटा की तलवार को पूरी तरह तोड़ देता है। ये देखकर यूटा खुद भी हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि यूजी ने उसकी तलवार तक तोड़ दी। फिर वो सोचता है कि उसे इतना शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यूजी गोजो का स्टूडेंट है। यूटा को एहसास होता है कि यूजी उतना इजी ओपोनेंट नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। इसके बाद यूजी फिर से खुद को संभालता है और दोबारा यूटा से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसकी चोटें इतनी गहरी नहीं है, इस वक्त दोनों के पास कोई वेपन नहीं बचा है, इसलिए वो अभी भी यूटा को हरा सकता है। इतना कहकर यूजी आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक वहां रीका प्रकट हो जाती है और पूछती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। रीका को देखते ही यूजी बुरी तरह डर जाता है। वहीं यूटा रीका से कैजुअली कहता है कि कुछ नहीं, वो बस खेल रहे हैं। दूसरी तरफ यूजी के दिमाग में सवाल आने लगते हैं कि आखिर ये रीका है क्या ये कोई शिकिगामी है या कुछ और। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे यूटा आगे आता है और रीका से कहता है कि इसी तरह यूजी को पकड़े रखे। यूजी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। वो लगातार यही सोच रहा होता है कि रीका आखिर है क्या और ये कैसी ताकत है। और इससे पहले कि यूजी खुद को आजाद कर पाता, यूटा अपनी टूटी हुई तलवार उठाता है और उसे सीधे यूजी के अंदर घोंप देता है। इसके बाद वो यूजी से माफी मांगता है। ऑलराइट गाइज, इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। क्या तुम्हें लगता है कि यूजी यहां मर जाएगा? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत जल्द मैं एपिसोड 2 भी अपलोड कर दूंगा। अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशंस तुरंत ऑन कर लो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।